मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात सखियों। कार्यक्रम महिला जगत का नवीनतम अंक लेकर हाजिर हूँ। मैं आपकी रेडियो सखी अंकिता श्रीवास्तव। सखियों कहते हैं जहाँ चाह वहाँ रहा। यदि हम संकल्पबद्ध रहें, अडिग रहें तो कुछ भी असंभव नहीं। धारा के विपरीत चलकर जो रास्ता अपनाते हैं वही इतिहास रचते हैं, और इन्हीं में से एक नाम है भीमराव अंबेडकर का। जी हाँ सखियों, आज हम अंबेडकर जयंती मना रहे हैं। हर वर्ष 14 अप्रैल को भारतीय संविधान के निर्माता और समाज सुधारक रहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी बाबा साहेब की याद में इसे मनाया जाता है। 14 अप्रैल 1891 को एमपी के महू में आपका जन्म हुआ। आपने विपरीत परिस्थितियों को सहते हुए अपनी मेहनत से कोलंबिया विश्वविद्यालय, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करी। सखियों, इस दिवस को समानता दिवस और ज्ञान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। बाबा साहेब ने अपना संपूर्ण जीवन चतुवर्ण प्रणाली और भारतीय समाज में सर्वत्र व्याप्त जाति व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष में बिता दिया। भारत रत्न से सम्मानित भीमराव रामजी अंबेडकर की उपलब्धियां देश के लिए अमूल्य रहीं, और इसी के चलते आपको आधुनिक युग का मनु कहकर भी सम्मानित किया गया। विधि विशेषज्ञ, अर्थशास्त्री, इतिहास विवेचक, धर्म और दर्शन के विद्वान रहे बाबा साहब 6 दिसंबर 1956 को हमें अलविदा कह गए। आपकी जयंती पर हम आपको नमन करते हैं। सखियों, अब बात कर लेते हैं कि फिजियोथेरेपी हमें किस प्रकार फायदा देती है और इससे हमें लाभ कैसे मिलता है, किस प्रकार फायदेमंद होती है, और इन्हीं सब सवालों के जवाब हम पाएंगे हमारे आज के मेहमान जो हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, डॉक्टर पायल सारस्वत। आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं। तो पायल जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं ने सवाल भेजे हैं, उनका भी हम स्वागत करें। तो सबसे पहले हम स्वागत उनका भी करेंगे जो सोशल मीडिया हैंडल्स पे जिन श्रोताओं ने हमें सवाल भेजे हैं, उनका भी स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि इस क्षेत्र की तरफ आपका जुड़ाव कैसे हुआ। एक्चुअली यहाँ पे बचपन से मैं बड़े हुई हूँ, तो इससे मेरा बहुत ही दिल से जुड़ाव है, बहुत ही अच्छा है। तो मैंने पढ़ाई सारी बाहर से करी, बट आना मुझे यहीं था क्योंकि इस क्षेत्र से मेरा काफ़ी कनेक्टेड है। तो यहाँ आना था मुझे, यहाँ पे अपने फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट को अपना चलाना था कि फिजियोथेरेपी में कैसे बाहर से पढ़कर लोगों को समझाना था कि फिजियोथेरेपी कैसे, क्या इम्पॉर्टेंट होती है, कितना ज़रूरी होती है अपने शरीर के लिए, कितना ज़रूरी होता है कि फिजियोथेरेपी कितना लेना और उसका महत्व क्या है। आपने कहा कि आपको समझाना था कि ये थेरेपी क्या है, तो सरल शब्दों में अगर बात करें तो फिजियोथेरेपी क्या होती है? फिजियोथेरेपी एक मोबिलिटी है। नॉर्मल एक्सरसाइजेस करते हैं अपन, और एक फिजियोथेरेपी होती है। तो एक्सरसाइजेस आपको मेंटेन करके रखती है, बट फिजियोथेरेपी आपको बैलेंस और मोबिलिटी और मूवमेंट में डिफरेंस करती है। क्या आपका सर्जरी हो गया, उसके बाद जैसे मूवमेंट आपका रिस्ट्रिक्टेड है, तो उसमें फिजियोथेरेपी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका महत्व बहुत है उसके अंदर। जी, आपने बात करी पोस्ट सर्जरी की। जी, तो आफ्टर सर्जरी के बाद में कितने फायदेमंद होती है फिजियोथेरेपी? आफ्टर सर्जरी जैसे आपका नी रिप्लेसमेंट करवाया आपने जैसे, तो उसके अंदर ये फायदेमंद रहता है कि आपका मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। सर्जन ने अपना काम कर दिया, उन्होंने अपना नी रिप्लेस कर दिया, आपके लिए नए लगा दिए हैं घुटने, बट आपकी मसल इंपॉर्टेंट होती है, उसके अंदर मसल स्टिफनेस में चली जाती है, मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है। आपको वो 15 डेज, वो 21 डेज आपको फिजियोथेरेपी का बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहती है कि मूवमेंट नहीं हो पाता है, रेंज ऑफ मोशन आपका मूवमेंट है, तो वो चलाने के लिए आपको फिजियोथेरेपी ही करवाना पड़ेगा। उसमें आपका मसल स्ट्रेंथिंग हो गया, मसल रिलीज हो गया, मसल मूवमेंट हो गया, तो वो सब के लिए आपका फिजियोथेरेपी होता है। तो डॉक्टर साहिबा ये बताएं, आपने बात करी नी रिप्लेसमेंट की, हमारे पास में इंस्टाग्राम पे एक मैसेज भी आया है, फेसबुक के माध्यम से भी हमारे एक श्रोता है अशोक जी, उन्होंने ये पूछा है कि वो 60 से 65 के मिड में है, तो क्या नी रिप्लेसमेंट फायदेमंद होगा और उसके बाद में क्या वो फिर से प्रॉपर चल पाएंगे? बिल्कुल फायदेमंद है। ऑपरेशन के पहले और उसके बाद आप फिजियोथेरेपी करवाएं। आप पहले करवाएंगे तो उसके फायदे ये हैं कि आपको मसल टोन आपका अच्छा मिलेगा, जब सर्जन भी सर्जरी करेगा तो उन्हें बहुत अच्छा मिलेगा। तो आप वापस अब बेड पे आएंगे तो जब वो आपका रेस्ट टाइम होगा तो उसके ड्यूरेशन पे आपका जब मूवमेंट होगा तो उसके अंदर सुधार जल्दी आएंगे। तो इसलिए मैं ये बोलना चाहती हूँ कि फिजियोथेरेपी सिर्फ ऐसे नहीं होता है कि सर्जरी के बाद ही कराएं, सर्जरी के पहले भी कराना इंपॉर्टेंट है। उससे ये रहेगा कि आपको स्टेबिलिटी अच्छी मिलेगी, मसल स्ट्रेंथ अच्छा मिलेगा, पावर अच्छा मिलेगा। जब आप स्टैंडिंग के लिए जब आप एफर्ट्स डालेंगे तो आपका मसल मूवमेंट बहुत जल्दी रिकवरी करेगा। जी पायल जी, ये कई बार शंका या दुविधा रहती है कि नी रिप्लेसमेंट हो गया, हमने फिजियोथेरेपी भी ले ली, तो क्या पैर वापस मुड़ पाएंगे? ऐसा तो नहीं कि हम भागेंगे तो गिर जाएंगे, या कहते हैं कि गाड़ी जब एक बार शोरूम से निकल गई तो सेकंड हैंड हो जाती है? बिल्कुल, अब देखो ऐसा होता है कि को थोड़ा सा रुकना चाहूंगी, कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? मैम सीकर से बात कर रहे हैं। जी, सीकर से। नाम बताएं आपका? आयुष नाम है मैडम मेरा। प्रश्न बताएं आपका।
मैम हम पूछ रहे थे कि एक जैसे एज के बाद में नी रिप्लेसमेंट करवाना है तो वो क्या करवा लेना चाहिए या फिर नहीं करवाना चाहिए, इसका मीन क्या है? और आजकल जो रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट हो रहा है वो कितना सक्सेसफुल हो रहा है? जी, आयुष जी हमारे साथ जुड़े हैं सीकर से। ये पूछना चाह रहे हैं कि वही जो हम अभी बात कर रहे थे कि नी रिप्लेसमेंट 65 के बाद करवाना चाहिए, और अगर हाँ तो कितना फ़ायदेमंद है? हाँ आयुष जी, सबसे पहले आपको नमस्ते। नी रिप्लेसमेंट करवाना बहुत ही सही डिसीज़न है आपका, आफ्टर 60 या 65 जो भी है आपका, तो उससे आप करवा सकते हैं और आराम से करवा सकते हैं, कोई तकलीफ़ नहीं है उसे कराने से। बस यही है कि आपको करवाने के बाद आपका फिज़ियोथेरेपी और उसके करवाने से पहले आपको फिज़ियोथेरेपी लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपका मसल स्ट्रेंथिंग अच्छा होगा तो डॉक्टर को भी आसानी रहेगी ऑपरेशन कराने के लिए, आपको पेन भी कम होगा, और उसके बाद जब आपका वापस रिकवरी मोड पे जब आप जाएंगे तो आपको काफ़ी बेटर रिजल्ट मिलेंगे कि जहां आपको 3 मंथ 6 मंथ लगते हैं वहीं आपको ड्यूरेशन में थोड़ा कम टाइम लगेगा और आपका मसल भी अच्छा रहेगा तो आपको पेन कम होगा। जी, उम्मीद करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिला होगा। हम बात कर रहे थे फिजियोथेरेपी से संबंधित सवालों की। हम बता दें कि जो हमारे कॉलर्स हैं वो भी हमसे जुड़ सकते हैं। उसके लिए हमारे नंबर इस प्रकार हैं 01472 294020। तो हमें रहेगा आपके फ़ोन कॉल्स का भी इंतज़ार। पायल जी, सोशल मीडिया हैंडल जो कि हमारे आकाशवाणी के हैं उस पर हमें एक और प्रश्न आया है फेसबुक के माध्यम से। L3 L4 की प्रॉब्लम है और वो कहते हैं कि जब सिटी स्कैन हुआ तो उसमें फ्रैक्चर शो हुआ, बट उन्होंने कोई अभी एक्सीडेंट ऐसा फेस नहीं करा है और पेन बहुत हो रहा है, तो क्या कर सकते हैं? तो एक उनका ये रीज़न हो सकता है कि जब उनको अगर सिटी स्कैन में अगर उनका फ्रैक्चर आया और पेन बहुत हो रहा है पर एक्सीडेंट का कोई केस नहीं है, तो या तो उनका बोन कमज़ोर है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, तो वो थोड़ा सा अपना बोन का एक बार टेस्ट करवाएं कि अगर उनको बोन्स कमज़ोर हैं तो उसकी वजह से भी अगर हेवी लोड उठा लिया उन्होंने गलती से भी तो उसमें स्ट्रेच के कारण भी फ्रैक्चर हो सकता है और वो माइनर सा फ्रैक्चर दिख रहा है उन्हें, तो वो इसी रीज़न से दिख रहा है कि वो रीज़न हो सकता है कि उन्होंने कि कोई वज़न उठा लिया हो और उसी दौरान उन्हें मसल के साथ अपना बोन पुल हो गया हो, तो वो फ्रैक्चर के उसमें शो कर रहा है उनको। तो उसके लिए अगर वो कंसल्ट करें, अच्छे डॉक्टर को दिखाएं और उसके लिए जो भी मेडिकेशन लगती हैं या फिजियोथेरेपी से हील हो सकते हैं तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं। रिकवरी पॉसिबल है। हाँ बिल्कुल, रिकवरी पॉसिबल है। जी, हम बात करेंगे कि फिजियोथेरेपी किस प्रकार से हमारी जेस्चर और पोस्चर में हेल्पफुल होती है। फिजियोथेरेपी जेस्चर और पोस्चर में इस तरह आपके काम आती है कि जैसे कि आप अपना आजकल का आप देख सकते हैं कि सिटिंग का काम बहुत हो गया बिल्कुल है, सही ठीक है, बात। और सबसे ज़्यादा अपना फ़ोन आ गया है बिल्कुल। तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि सर्वाइकल जैसे बैक पेन जैसे चीज़ें अपने शरीर में होती जा रही हैं और दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तो उसमें क्या है कि आपकी आंखों का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है जब आप स्क्रीन टाइम आपका बढ़ता जा रहा है कम नहीं हो रहा है, और जैसे भी आपका आजकल जो भी काम है वो सारे लैपटॉप्स पे और डेस्क पे आ गए हैं, तो उसका आपका सिटिंग पोस्चर भी आपका ऐसे ही रहेगा। तो उसके लिए या तो अगर आप लॉन्ग सिटिंग में आपका वर्क है तो आप या तो फिर अपना जो पोस्चर जहाँ बैठते हैं सबसे पहले वो देखें कि वो कहीं अनकंफर्टेबल जगह नहीं होनी चाहिए, है ना, और फिर आप उसके बाद वहाँ बैठते हैं, आप लंबे समय तक बैठते हैं तो उठें आप बीच बीच में, आप 30 मिनट के बाद आप उठें, थोड़ा सा वॉक लें, उसके बाद आप थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करें, फिर आप बैठें वापस अपने इस पे। और जैसे आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि आप रोक नहीं पा रहे हैं कि आपका स्क्रीन टाइम रहेगा कि आपका लैपटॉप पे आपका काम है तो आपको करना है, मतलब करना है, तो उसके हर 20 मिनट के दौरान आप जितना दूर देख सकते हैं एक बार देखिए, अपना आंखों को रेस्ट दें थोड़ा सा और उसके बाद वापस अपना बैक टू वर्क आ जाएं जी। और थोड़ा सा पोस्चर में करेक्शन करें कि जैसे कि आप आजकल सोफा जैसे टीवी देखते हैं तो सोफे बैठते हैं और या फिर फोन चला रहे हैं तो सोफे बैठते हैं, तो उसका पोस्चर बिल्कुल चेंज होता जाता है कि पहले वो सिर्फ आपका नेक ही नीचे रहेगा, फिर धीरे धीरे वो पूरा नेक से पूरा नीचे जाता जाएगा। कॉलर हमारे साथ जुड़ेंगे। हेलो हेलो, हाँ जी नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? नमस्ते मैम, विनीत बात कर रहा था बांसवाड़ा राजस्थान से। बांसवाड़ा से विनीत जी, आपका स्वागत है। प्रश्न बताएं। मेरा प्रश्न मेरी मदर की रिलेटिव था कि उनको उठने बैठने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि वो जब भी उठते हैं बैठते हैं तो उनमें क्रैक जैसा आवाज आता है कट कट का हड्डियों से जी। तो उसके उपचार की स्थिति के बारे में पूछना था कि इस दर्द का और इस समस्या का निवारण क्या है। आप उनका आयु बता पाएंगे? उनकी आयु आप देख लीजिए 45 से 50 के बीच में है जी। नमस्ते, आपने सवाल पूछा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जो कट कट की आवाज़ें आ रही हैं वो एक बार आप डॉक्टर से कंसल्ट करवाएं कि अर्थराइटिस तो नहीं है, कि एक बार उसके लिए टेस्ट करवाएं और थोड़ा सा मसल स्ट्रेंथिंग पे ध्यान दें, क्योंकि मसल स्ट्रेंथिंग अगर आपका लूज हो रहा है
और अगर जैसे कि डिपेंड करते हैं कि आपका बॉडी वेट कैसा है, अगर बॉडी वेट आपका इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से भी जैसे मसल टर्निंग धीरे धीरे लूज होती जाती है, क्योंकि आफ्टर 45 मोनोपोज की तरफ भी वो बढ़ रही हैं, तो उसके कारण भी उनको शरीर में ये सारी गतिविधियां देखने को मिल रही है। तो जैसे जैसे अगर उनका मोनोपोज जैसे चल गया होगा अभी, तो उस दौरान उनको मसल का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अच्छा ट्रीटमेंट लो, अभी एक बार टेस्ट करवाओ सबसे पहले आर्थराइटिस का, उसके बाद आप उससे आगे बढ़ो। जिसे गठिया भी कहते हैं शायद। हाँ जी, इससे मिलता जुलता है या कुछ अलग नाम होगा? जैसे कि उसमें अलग डिपेंड करता है कि मतलब अलग अलग, जैसे कि ना हड्डी का, जैसे कि घटिया बाई में जैसे कि पूरे शरीर में दर्द रहता है जी, ठीक है, और इसके वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, ये आर्थराइटिस जी। अच्छा ये बताएं पायल जी, इन्होंने कहा, पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी बांसवाड़ा से विनीत जी का जो आपने प्रश्न करा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, पहले प्रश्न ले लेते हैं। हेलो। हाँ नमस्कार। नमस्ते, कौन बात कर रहे हैं? मैं सागवाड़िया से बोल रहा हूँ, आजाद मोहम्मद। सागवाड़िया से आजाद जी, आपका स्वागत है। प्रश्न बताएं आपका। मेरे पाँव में, घुटनों में दर्द रहता है, घुटनों में जी। ये 5-6 साल से 5-6 साल हो चुके हैं। एक्सपर्ट हैं, हम उन्हें प्रश्न आगे फॉरवर्ड करते हैं। मैम प्लीज। तो नमस्ते, आपका सवाल ये है कि घुटनों में दर्द हो रहा है आपको 5 साल से। सबसे पहले आप एक बार एक्सरे करें कि आपका घुटनों में क्या दिक्कत आ रही है, कि मतलब गैप बढ़ तो नहीं रहा आपका। अगर बढ़ रहा है तो आपको जल्द से जल्द आपको आपके पास ही जो फिजियोथेरेपी सेंटर्स हैं आप उसमें जाएं और आपको मसल ट्रेनिंग का आप पे फोकस करना चाहिए। और नहीं तो फिर आपको, अगर अभी नहीं ध्यान देंगे तो फिर वो सर्जरी पे जाएगी बात, वो बढ़ेगा तो जितना अगर गैप आपका कम होता जाएगा फिर आपका लास्ट ऑप्शन सर्जरी रहेगा। जितना जल्दी रिकवरी आप करना चाहें उतना जल्दी करें, क्योंकि अभी पेन आपको अभी अगर इनिशियल स्टेज में अगर आप रिकवरी ले लें तो काफी अच्छा रहेगा, अदरवाइज आपको फिर ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। जी आजा जी, बिल्कुल आपका धन्यवाद, आपने कॉल किया। तो बात चल रही है, देखिए हमारे जो भी श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं उनका प्रश्न यही है कि घुटने पे दर्द है, और ये भी देखा जाता है कि कई बार जैसे अगर हाउसवाइफ हैं और वर्किंग वुमेन है तो खड़े खड़े एड़ी में भी दर्द होता है। तो वो एड़ी का पेन, कोई कहता है हड्डी बढ़ गई है, कोई कहता है कि ये तेल लगा लीजिए या मालिश कर लीजिए, तो क्या वो चीज़ ठीक है? नहीं, एक्चुअली वो क्या होता है कि आप जो एज अ वुमन आपका काम है कि आपको स्टैंडिंग ही रहना है, आपको खड़े रहने का आपका बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि आप आधे से ज़्यादा टाइम या तो किचन में रहती है। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद अगर वो ऑफिस वर्क भी है तो उनको पूरा स्टैंडिंग का काम करके वो वापस अपने बैक टू वर्क जाएगी। तो उसकी वजह कंटिन्यू स्टैंडिंग की वजह से क्या होता है कि आपका जो पैर के निचले हिस्से में जो आपको दर्द जो बताते हैं उसको डॉक्टर्स, या फिर आप अपनी सरल भाषा में कहते हैं कि एड़ी बढ़ गई है ना, तो ऐसा एड़ी नहीं बढ़ सकती क्योंकि कैल्शियम की दवाएं वैसे भी अपन ले रहे हैं, इतना सारा कैल्शियम आ कहाँ से रहा है कि बोन इंक्रीज हो गया। बिल्कुल सही बात है। तो ये होता है कि आपका प्लांटर फैसाइटिस होता है, जिसकी वजह से आपके पैरों के नीचे जो अपना प्लांट फैसाइटिस जो होता है वो टाइटनेस में चला जाता है और उसमें इरिटेशन और इन्फ्लामेशन हो जाती है, उसकी वजह से आपको पेन क्रिएट करता है। जी, एक कॉलर हमारे साथ और जुड़े हैं। हेलो, नमस्कार। हाँ नमस्कार। नाम बताएं आपका? महेश शर्मा बोल रहा था अजमेर से। जी महेश जी, अजमेर से आपका स्वागत है कार्यक्रम में। प्रश्न बताएं। हाँ जी, मेरे क्या कमर में बहुत पेन रहता है मैम। आपकी आयु? मेरी आयु है 54 साल का हूँ मैं। 54 साल के हैं आप। कोई एक्सीडेंट हुआ या कुछ? नहीं, एक्सीडेंट वगैरह नहीं, शुगर वगैरह की तो शिकायत है पर एक्सीडेंट वगैरह नहीं हुआ, पर ये कमर में काफी पेन रहता है मैम। मतलब जैसे उठने बैठने, नीचे तो बैठ ही नहीं पाता हूँ, नीचे बैठ जाता हूँ, उठ नहीं पाता हूँ। तो इनको या कोई इनका एक्सीडेंट या फिर कोई सडन जर्क या फिर कोई वेट हैवी वेट अगर उन्होंने उठाया या फिर सोने में अगर अनकंफर्टेबल, तो वो सब अगर चीज़ें हो सकती हैं तो एक बार आप असेस करें कि मतलब इनका डेली रूटीन में अगर उन्होंने पहले भी कभी कोई वेट उठा लिया तो उसकी वजह से भी उनको बैक में पेन आ सकता है। एक बार एक्सरे करवाएं कि जैसे कि एज हो गया है उनका काफ़ी, तो कंप्रेशन हो सकता है, तो जिसकी वजह से नर्व कंप्रेस हो रही हो तो उसकी वजह से इनको बैक में पेन आ रहा है, क्या लोअर बैक पे या मिड पेन है या अपर है, तो वो भी एक मायने रखता है कि एक बार असेस करने के लिए। तो वो सब चीज़ें हैं। पायल जी, ये बताएं कि फिजियोथेरेपी क्या हर उम्र दराज व्यक्तियों को दी जा सकती है? बिल्कुल दी जा सकती है, नवजात से लेकर आप वृद्ध आयु तक दे सकते हैं फिजियोथेरेपी, और कोई इशू नहीं आता। और इसका प्रभाव क्या लंबे समय तक रहता है? बिल्कुल रहता है। कई बार ऐसी धारणा होती है कि फिजियोथेरेपी करवा रहे हैं तब तक ठीक है, जैसे ही बंद हुआ और वापस शुरू हो गया पेन। ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है जी।
और ये इसलिए होता है कि दरअसल जैसे कि आपने 15 to 21 सेशन लिए हैं, बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि हमने इतना सेशन लिया, 2 महीना कराया, 3 महीना कराया, बट वो हमारा ऐसा हो गया कि वापस हमें पेन आ गया तो आप ये मत कराइए फिजियोथेरेपी। तो ये इसलिए होता है क्योंकि आपने 2 महीना 3 महीना कराया, पर लेकिन उसमें कितना ड्यूरेशन आपने गैप लिया और कितना ड्यूरेशन कंटिन्यूटी नहीं था। फर्स्ट आपका 3 महीना इसलिए लगा है क्योंकि आपके उस 3 महीने में आपका कंटिन्यूटी नहीं था फर्स्ट, और आपने अगर करवाया तो जैसे डॉक्टर समझाते हैं आपका उस ड्यूरेशन में जो एक्सरसाइज चलता है और डे बाय डे आपका इंक्रीज होता जाता है। फर्स्ट डे आपका जैसे 3 to 4 डेज एक्सरसाइज आपका करवाते हैं, उसके बाद आपका इंक्रीज होता जाता है वो उसे लाइफ में आपको डालना चाहिए। जी जो भी आपको एक्सरसाइज आप वहाँ सीखते हैं सेंटर से, वो आपकी डेली लाइफ में आपको डालना चाहिए, जिससे आपको क्या होगा कि एक आदत बनेगी कि जैसे कि आपका कमर का दर्द है तो उसकी बैक स्ट्रेंथिंग ज़रूरत है, तो आप जैसे आप धीरे धीरे आपको बढ़ाते जाएंगे, एक्सरसाइज अपने डेली लाइफ में लाते रहेंगे 6 मंथ 1 ईयर, तो जितना कंटिन्यूटी हो जाएगा उसके बाद आपको वो पेन वापस नहीं आएगा। जी, मतलब कंटिन्यूटी और डिसिप्लिन ज़रूरी है और कंटिन्यूटी भी। बिल्कुल जी बिल्कुल, अच्छी बात है। अच्छा, ये बताएं कि कई बार ये होता है कि फिजियोथेरेपी हम करवा रहे हैं, कहीं इसकी लागत बहुत ज़्यादा तो नहीं आ रही है, या ऐसा तो नहीं है कि हमारे पॉकेट अफोर्ड नहीं कर पाएगी, तो ऐसा भी कुछ कभी? एक्चुअली ऐसा होता है कि फिजियोथेरेपी की लागत। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? हेलो, मैं राधा शर्मा बोल रही हूँ मुंबई से। राधा शर्मा जी, मुंबई से स्वागत है आपका कार्यक्रम में, प्रश्न बताएं। मेरा प्रश्न ये था कि मेरे हस्बैंड के ना कमर में बड़ी प्रॉब्लम है जी, काफी समय से उनको स्लिप डिस्क था जी, तो क्या करना चाहिए? उनको साल भर हो गया। इनको फिजियोथेरेपिस्ट को एक बार इनका रिपोर्ट वगैरह सब लेकर फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, थोड़ा सा बैठने उठने का ध्यान रखना चाहिए, जिसके सोफ़ा अवॉइड करना चाहिए। अगर 2 व्हीलर चला रहे हैं या 4 व्हीलर चला रहे हैं तो उसमें आपको ध्यान रखना है। हाँ, जैसे कि आप 2 व्हीलर भी चला रहे हैं तो रोड पर जो गड्ढे हैं उन्हें थोड़ा संभल कर चलें कि उससे डिस्क बल्ज और बढ़ सकता है, स्लिप डिस्क का कारण और बढ़ सकता है, पेन आपको और बढ़ सकता है। थोड़ा सा उठने बैठने का ध्यान रखें, खाने पीने का ध्यान रखें, डिहाइड्रेट अगर मसल है आपका तो हाइड्रेट रहें थोड़ा सा, और दम से करके नहीं बैठना है। थोड़ा सा उठते समय आपको ध्यान रखना है, सपोर्ट लेना है बैक का, जैसे अगर पट्टा लगा के रख सकते हैं, थोड़ा सपोर्ट दें उसे, थोड़ा सा रिलैक्स करें। ये सब चीज़ें हम फिजियोथेरेपी से ओवरकम कर सकते हैं धीरे धीरे? हाँ बिल्कुल, एक स्टेज पे कह सकता है पेशेंट की हाँ आई एम ओके। हाँ बिल्कुल कह सकता है जी अगर वो डिसिप्लिन के साथ रहा जी। देखिए, ऐसी अच्छी सी जो आपकी मुस्कान में अभी देख पा रही हूँ, ऐसी मुस्कान से अगर ट्रीटमेंट हो तो डेफिनेटली पेशेंट जरूर और जल्दी ठीक होगा। हम बात कर रहे थे लागत की, तो उस विषय में थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बताएं। तो दरअसल ये क्या होता है कि जब पेशेंट आता है फिजियोथेरेपिस्ट के पास, तो उसकी जो फिजियोथेरेपिस्ट के पास आप डेली जाना है, आप कह दिया है कि आपका 21 डेज का सेशन है, तो 21 डेज तक रोज अपनी जेब से पैसा देना वो ज्यादा उनको लगता है महंगा। दरअसल अगर वही चीज अगर आपको ऑपरेशन तक जाती है तो वही वो लागत आपकी बढ़ जाती है। हाँ। जो फिजियोथेरेपिस्ट का शायद 1/4 भी नहीं होता। जी। तो वही चीज है ना, पेशेंट समझते नहीं है कि अभी आपको जो भी लागत आपको ज्यादा लग रही है कंटिन्यू अगर रखने में, तो वो आपकी उतनी लागत नहीं है जितना आपको केस बढ़ने के बाद लगेगी। जी, ये चीज का थोड़ा सा समझना चाहिए। बिल्कुल। कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में, प्रश्न बताएं। जी नमस्कार। डॉक्टर से एक सवाल पूछना था, जैसे एक्सरसाइज थेरेपी होती है और एक मशीन थेरेपी होती है ना सर? जी। तो इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है? और जैसे अगर सर्जरी हो को ये जो थेरेपी होती है, सर्जरी अवॉइड करवा सकती है सर्जरी अगर अपन फिजियोथेरेपी लेते हैं तो? जी, ये मेरे दो सवाल हैं। तो आपका पहले नाम बताएं। मैं रजनी बोल रही हूँ। नमस्ते। सवाल ये भी है और मशीनरी थेरेपी दोनों में ही आपका सहायक है। अगर जैसे एक्सरसाइज आप जब कर पाएंगे जब आपका मशीनरी थेरेपी चल रहा है। जैसे कि आप ज़्यादा पेन से अगर जूझ रही हैं तो सबसे पहले मशीनरी से आपका, जैसे कि पेन अगर आपका पूरा फैला हुआ है तो पेन को लोकलाइज करने के लिए सबसे पहले मशीन यूज़ किया जाता है। जब वो लोकलाइज हो जाता है तो फिर आपका एक्सरसाइज वर्क करता है। तो ये दोनों ही एक दूसरे का सहारा है और ये दोनों को ही आपको लेना चाहिए। जी, आपका एक प्रश्न और बताइए। जैसे डॉक्टर ऐसे होता है ना कि क्या फिजियोथेरेपी जो लेते हैं तो ये क्या ऑपरेशंस को अवॉइड करवा सकता है? मतलब कोई ऑपरेशन लेने जा रहा है या बिफोर हमने कोई थेरेपी ले बहुत अच्छा प्रश्न उन्होंने कहा है तो, कि क्या फिजियोथेरेपी ऑपरेशन को अवॉइड करा सकती है? बिल्कुल करा सकती, बिल्कुल 101% करवा सकती है। अगर आपने उसको कंटिन्यूटी किया है और स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ पे आपने ध्यान दिया है, पूरा फोकस किया है और जो प्रिकॉशंस होते हैं
ड्यूरेशन थेरेपी, तो आपने अगर जैसे ध्यान रखा है तो बिल्कुल आप अवॉइड करवा सकते हैं। जैसे डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया है कि बैठते उठते समय जैसे घुटनों के लिए आपको जो भी रिस्ट्रिक्शन आपको बताए हैं वो आप पूरा फॉलो करेंगे तो वो आराम से आपका रिकवरी पे जाएगा। अच्छा पायल जी, ये बताएं कि आप काम भी देख रहे हैं, आप घर पे भी रहती हैं, तो कैसे मैनेज करती हैं? कभी हैट्रिक होता या फिर ऐसा कुछ आप इंसिडेंट या फिर ऐसा कोई अनुभव हमसे साझा करना चाहें जब आपको लगा हो कि यार अब क्या होगा? तो अगर ऐसे कोई आता है तो मैं आराम से अपना, थोड़ा सा परेशान होते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेस में आते हैं, बट वो वापस मेडिटेशन वगैरह करो तो वापस वो अपना आदत में आ जाते हैं, तो वो काम और अपना घर का काम बिल्कुल आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती और आराम से आप कर सकते हो। एज अ हाउस वाइफ, एज अ डॉटर, एज अ वुमन, आप सारे काम कर सकते हैं, सब मैनेज हो सकता है। इस बीच में एक सवाल मैं लेना चाहूँगी, आपको रोक रही हूँ। मोहित जी हैं और बेगू से हैं, वो ये पूछना चाह रहे हैं कि वो स्पोर्ट्स पर्सन है तो वो किस प्रकार से अपन को रिकवर कर सकते हैं, किस प्रकार से मेंटेन रख सकते हैं? अगर वो स्पोर्ट्स पर्सन है तो उन्हें अगर रिकवरी में, अगर जैसे उनको बार बार चोटें लग रही हैं, हर मोमेंट पर उनको चोट लग जाती है, तो सबसे पहले वो अपनी मसल स्ट्रेंथनिंग पे ध्यान दें सबसे ज़्यादा, और अपना खान पीन बदलें, न्यूट्रिशन अच्छा लेंगे तो उनका मसल पावर और स्ट्रेंथ अच्छा रहेगा। और मसल को हाइड्रेट रखने के लिए डिहाइड्रेट मत होएं बिल्कुल भी, पानी का जितना ज़्यादा सेवन कर सकते हैं उतना ज़्यादा सेवन करें, न्यूट्रिशन अच्छा लें, प्रोटीन लें, और ये सब चीज़ें आप उनको काफ़ी हेल्पफुल करेगी। और मसल का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर मसल का पर्टिकुलर एक्सरसाइज मतलब होता है, आप दिनचर्या पे ध्यान दीजिए, डिसिप्लिन में रहिए, कंटिन्यूटी में रहिए, तो आप सब काम अच्छे से बिल्कुल कर सकते हैं। तो पायल सारस्वत जी फिजियोथेरेपिस्ट है, आज आप हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आई और हमसे इतनी अच्छी अच्छी जानकारी साझा करी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी।